नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग द्वितीय वर्ष कला के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक सरकारें या प्रमुख राज्य व्यवस्था के नाम से जो जाना जाता है, उसके अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अब तक ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, अभिसमय, ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री आदि के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो ब्रिटेन की नौकरशाही है, सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी जो कहें, उसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। ब्रिटेन में चूँकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है और कार्यपालिका के दो स्वरूप वहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। ब्रिटिश सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि मंत्रिमंडल वहाँ की वास्तविक कार्यपालिका है। और प्रशासन के क्षेत्र में मंत्रिमंडल के जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं वो बहुत अधिक व्यापक हैं, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल की इन जो समक्ष शक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग मंत्रिमंडल के अलावा जो लोक सेवाओं के अधिकारी हैं, जैसे कहें ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही है, वह भी शासन संबंधी जो नीतियों का निर्धारण है उसके अंतर्गत करते हैं। मंत्रिमंडल जो है वो मोटे रूप में उच्चतम स्तर पर जो शासन की जो नीतियां हैं उनका निर्धारण करता है, और इन जो नीतियों को अमल में लाने का प्रयास कार्य जो है या मूर्त रूप या कार्य रूप देने का जो कार्य है, वो जो मंत्रीगणों के अधीन जो लोक सेवाओं का जो अधिकारी हैं वह इन कार्यों को करता है। यदि इसको हम और साधारण भाषा में समझें तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वह शासन संबंधी जितने भी प्रकार के क्षेत्रों में जो आवश्यक नीतियां हैं उनका निर्धारण करता है, लेकिन इन नीतियों को जो कि निर्धारित की गई हैं, जो बनाई गई हैं, उनको वास्तविक अर्थों में अमली जामा पहनाने का जो कार्य है या उनको अमल में लाने का कार्य है या उनको मूर्त रूप में या कार्य रूप में उनको प्रस्तुत करने का जो कार्य है वह नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। जो ब्रिटेन की जो लोक सेवाएं हैं वो लगभग जो उनका वर्तमान स्वरूप है उससे 1 सदी पुरानी मानी जाती है। वर्तमान में लोक सेवाओं का जो स्वरूप है वह ट्रेवेलियन नॉर्थ कोर्ट रिपोर्ट की जो सिफारिश थी उनके आधार पर स्थापित की गई मुक्त प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के आधार पर, जिसमें समय समय पर सुधार होते गए, 1855 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, फिर उसके पश्चात 1875, 1884 से 90, 1910 से 14, 1931 में जांच समितियां स्थापित की गई, और इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर एक सुधारात्मक जो स्वरूप है वह इसका उपस्थित हुआ है। जो ब्रिटेन का प्रशासन है उसके प्रत्येक क्षेत्र में लोक सेवाओं की एक व्यवस्था की गई है, और वर्तमान में ब्रिटेन के जो समस्त लोक सेवा कर्मचारी हैं उनको पद सोपान के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है प्रशासनिक वर्ग, फिर है अधिशासी वर्ग जिसे एग्जीक्यूटिव क्लास बोलते हैं, फिर आता है विशिष्ट वर्ग मतलब कि स्पेशलिस्ट क्लास जो है, फिर आता है लिपिक का वर्ग क्लरिकल क्लास, फिर आता है लेखन सहायक वर्ग राइटर असिस्टेंट क्लास, फिर आता है संदेश वाहक व निम्न वर्ग जो मैसेंजरियल
एंड माइनर क्लास है वो इसके अंदर लगाते हैं। इस सब के अलावा अतिरिक्त में उसमें आएगा डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, शिक्षा विभाग आदि में भी विभागीय वर्ग भी होते हैं जिनकी की नियुक्ति संबंधित विभागों के द्वारा की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मोटे रूप में ये 6 प्रकार के सोपान, ये सोपान मतलब 6 चरण या 6 स्तर एक प्रशासनिक विभाग में किस प्रकार से होते हैं, उनका स्वरूप इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। प्रारंभ में लोक सेवकों की जो नियुक्ति थी वो शासक वर्ग के अनुग्रह के आधार पर की जाती थी, लेकिन विभिन्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करते हुए 1855 में लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। प्रारंभ में इस आयोग में 3 सदस्य होते थे, किंतु अब इनकी संख्या जो बढ़ करके 6 हो गई है। आयोग के जो सदस्य हैं वो लोक सेवा के पुराने अनुभवी अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राजमुकुट के द्वारा की जाती है और वो अवकाश ग्रहण करने की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से, जिसमें कि प्रशिक्षण भी होता है भर्ती के अलावा, पदोन्नति की प्रक्रिया होती है, एक पद की जो आयु निर्धारित आयु है 60 या 65 है, उस सब के आधार पर एक मोटे रूप में वहाँ पर जो राजकीय सेवाएं हैं लोक सेवकों की, उनका स्वरूप निर्धारित किया है और प्रत्येक लोक सेवक उन प्रतिमानों के माध्यम से अपनी उस सीमित दायरे में रह करके अपनी सेवाओं का प्रस्तुतिकरण करता है। अब बात करते हैं हम कि लोक सेवाएं जो हैं या ब्यूरोक्रेसी जो है या नौकरशाही जो है उसका क्या कार्य है या उनका क्या महत्व है। तो हम यहाँ पर यह चर्चा करना प्रासंगिक समझते हैं कि जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत मंत्रिमंडल को जो व्यापक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं, व्यवहार में उनमें से अधिकांश का प्रयोग लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मंत्री जो हैं वो अपने अपने विभाग के अविशेषज्ञ होते हैं, जबकि जो लोक सेवक हैं वो विशेषज्ञ होते हैं। तो मंत्रियों द्वारा लोक सेवकों की सहायता से ही अपने जो कार्य हैं उनको संपादित करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मंत्री और लोक सेवक दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मंत्री नीतियों का निर्धारण करते हैं, लेकिन नीति निर्धारण करने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में उनको किन्हीं विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। तो चूंकि उनको विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है तो इसलिए लोक सेवक उनके पूरक के रूप में कार्य करते हैं। लोक सेवाएं जो हैं वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो चूंकि परस्पर लोक सेवकों और मंत्रियों के मध्य निर्भरता रहती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मंत्रियों के द्वारा लोक सेवकों की सहायता से ही कार्य किया जाता है। अब जो लोक सेवकों के जो कार्य हैं उसमें जो पहला मोटे रूप में हम कुछ कार्य निकाल सकते हैं। जो पहला है नीति का जो निर्धारण है उसमें मंत्रियों की सहायता करना। यद्यपि शासन की जो नीति निर्धारण का कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन नीति निर्धारण करने के लिए आवश्यक जानकारी, तथ्य और जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन, वो जो उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारी हैं वही उनको प्रदान करते हैं। और ये स्थायी पदाधिकारी मंत्रियों को बताते हैं कि एक विशेष प्रकार की नीति को अपनाने के क्या परिणाम हो सकते हैं। जो खुद प्रधानमंत्री है वो भी योग्यतम जो पदाधिकारियों से नीति निर्धारण के संबंध में परामर्श लेते रहते हैं। दूसरा जो कार्य हमको नज़र आता है वह है मंत्रियों द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करना। तो मंत्रिमंडल के द्वारा विभिन्न विभागों के संबंध में जो नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, उन नीतियों का क्रियान्वयन उन लोक सेवक हैं या नौकरशाही है इसके द्वारा ही किया जाता है। उच्च पदासीन लोक सेवक इन नीतियों के आधार पर ही
अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश जारी करते हैं और इन आदेशों के आधार पर ही प्रशासन का जो कार्य है वो सुचारू ढंग से संचालित होता है। तीसरा कार्य नौकरशाही का जो हमको नजर आता है वह है मंत्रियों को परामर्श देना। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शासन को विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाता है और हर विभाग का अध्यक्ष कोई ना कोई मंत्री होता है। उसके नीचे विभिन्न प्रकार के सचिव, उप सचिव हैं, फिर जो स्थायी प्रकृति के सचिव, फिर इसके अलावा कुछ परामर्शदाता, सहायक सचिव, क्लरिकल स्टाफ आदि श्रेणी के लोग होते हैं। इन स्थायी पदाधिकारियों के द्वारा मंत्रियों की आज्ञाओं का पालन तो किया ही जाता है। वे शासन संबंधी विभिन्न समस्याओं के संबंध में मंत्रियों को परामर्श भी देते हैं। वे उनके पास में जो ज्ञान है और अनुभव है तो वो इन मंत्रियों के समक्ष उसको रख देते हैं। अब यह मंत्री की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो इसको स्वीकार करता है या नहीं करते। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परामर्श संबंधी कार्य भी लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विधि निर्माण संबंधी कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। जो लोक सेवक हैं वो विधि निर्माण के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। तो ब्रिटेन में चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसके कारण संसद में जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो मंत्रियों के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। इन प्रस्तावित विधेयकों को ड्राफ्ट के रूप में लोक सेवकों के द्वारा या उनकी परामर्श या सहायता के माध्यम से ही तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था है वर्तमान में, उसका भी काफ़ी विकास हुआ है, जिसके कारण जो संसद है वो कानून की मोटी रूपरेखा तैयार करके नियम और उपनियम बनाने का जो कार्य है वो लोक सेवकों को सौंप देती है। इस प्रकार से कानून निर्माण में भी लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त एक जो प्रमुख कार्य नज़र आता है वो है वित्त संबंधी कार्य। जो ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, उनके द्वारा अपने विभाग के जो लोक सेवक हैं उनकी सहायता से बजट को तैयार करने का कार्य किया जाता है। बजट से संबंधित विभिन्न बातों के संदर्भ में भी विस्तृत जो ब्यौरे को निर्धारित करना है, उसके लिए किसी वित्तीय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और यह विशेषज्ञता विभाग के मंत्री को नहीं होती, वरन जो स्थायी पदाधिकारी होते हैं उनके पास होती है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि लोक सेवकों के द्वारा समय समय पर और विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रियों की सहायता और परामर्श देने का कार्य किया जाता है। मंत्रियों को विभागों के कार्यों के संदर्भ में जिन प्रश्नों का उत्तर देना होता है, उन प्रश्नों को भी जो नौकरशाही के लोग हैं वही उनका उत्तर जो है तैयार कराते हैं और किस प्रकार की सूचना संसद के पटल पर रखी जानी है, ये सब कार्य उनके द्वारा ही किया जाता है। अब एक प्रमुख बात अपने यहाँ पे नज़र आती है कि जो लोक सेवा के लक्षण हैं उनमें और राजनीतिक कार्यपालिका जो है मंत्रिमंडल, उसमें कोई अंतर है या नहीं, क्योंकि ये तो अब लग रहा है कि दोनों एक दूसरे ही हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनमें क्या हम परस्पर कुछ अंतर ढूंढ सकते हैं? तो कुछ इनको पढ़ने के पश्चात कुछ बातें जो अपने सामने निकल के आती हैं वो है कि पहली बात कि जो मंत्री होते हैं वो स्पेशलिस्ट नहीं होते, अर्थात विशेषज्ञ नहीं होते हैं। उनके पास किसी विशेष विभाग की जानकारी नहीं होती, सामान्य जानकारी वो रखते हैं। लेकिन उनको जिस विभाग का जिम्मा सौंपा गया है या जिस विभाग का नेतृत्व वो कर रहे हैं, उस विभाग में टॉप लेवल पे जो अधिकारी बैठे हैं, अर्थात उच्च पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं, वो अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर उस विभाग के विशेषज्ञ होते हैं। तो वो लोक सेवा अधिकारी विशेषज्ञ होने के कारण
समस्त जानकारी रखते हैं और मंत्रियों को सहायता देने का कार्य करते हैं, ताकि प्रशासन में एक अच्छी नीति का निर्धारण हो सके और जनहितकारी कार्यों को संपादित किया जा सके। तो अंतर यहाँ पर यही है कि मंत्री जो होते हैं वो विशेषज्ञ नहीं होते, जबकि लोक सेवा के अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं। दूसरा जो एक अंतर नज़र आता है वो है कि जो लोक सेवा के अधिकारी हैं वो तटस्थ होते हैं, उनकी निष्ठा किसी राजनीतिक दलीय पद्धति जो है उसके आधार पर किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं होती, वरन किसी भी दल की सरकार हो उनके द्वारा जो कार्यों का निष्पादन किया जाना है वो निरंतर और समुचित रूप में किया जाता रहता है। जबकि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उनकी निष्ठा अपने अपने दल के प्रति होती है। इसके अलावा एक अंतर नज़र आता है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्री हैं वो अधिकतम 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, जबकि जो लोक सेवक हैं वो सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं हम कि लोक सेवक जो हैं वो स्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य अस्थायी या एक सीमित समय के लिए पद पर आते हैं। इसके अतिरिक्त एक जो अंतर नज़र आता है वो है कि प्रशासन का काम भले ही लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो लोक सेवक हैं वो उत्तरदायी नहीं होते। उत्तरदायी राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य ही होते हैं, क्योंकि लोक सेवक तो उनके अधीन रह करके उनके निर्देशन में ही कार्य करते हैं। इसलिए जो उत्तरदायित्व है वह उत्तरदायित्व पूर्ण रूपेण जो है राजनीतिक कार्यपालिका या मंत्रिमंडल का ही होता है। तो इस प्रकार से जब हम नौकरशाही या इसके संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो हमको यह बात समझ में आती है कि नौकरशाही के लोग अपने ज्ञान, अनुभव या कहीं विशेषज्ञता के आधार पर जो कार्यपालिकीय कार्य हैं उनके क्षेत्र में धीमे धीमे अपनी जो स्थिति है उसको बहुत मजबूत करते जा रहे हैं और प्रदत्त व्यवस्थापन की जो स्थिति है जिसके तहत राजनीतिक कार्यपालिका कहें या मंत्रिमंडल कहें या जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं संसद में जो बैठ रहे हैं वो कार्याधिक्य होने के कारण एक मोटे रूप में किसी कानून विशेष की या कुछ नीतियों की रूपरेखा का निर्धारण कर देते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में उन नीतियों को किस प्रकार से अमल में लाया जाएगा, किस प्रकार से उनकी पालना सुनिश्चित कराई जाएगी, यह सब कार्य चूँकि इसके अंतर्गत तकनीकी बातों की भी कुछ जो सरकारी प्रक्रिया है उसके पालन की भी आवश्यकता होती है। अतः उस सब कार्य को एक निर्धारित प्रारूप में करने का कार्य लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की नौकरशाही है वो निश्चित रूप से अपने कार्यों के संपादन में महती भूमिका का निर्माण कर रही है। नमस्कार, धन्यवाद।